आज हम पढ़ेंगे उस सिस्टम के बारे में जो रिजर्वॉयर के कांटेक्ट में होता है। रिजर्वॉयर क्या है? रिजर्वॉयर एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम जितना चाहें हीट ले सकते हैं या जितनी चाहें उसे हीट दे सकते हैं। इससे उसके अपने तापमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक इनफाइनाइट कैपेसिटी का सिस्टम है जिसे हम रिजर्वॉयर कहते हैं। अब अगर हमारे पास दो इंटरैक्टिंग सिस्टम्स हैं तो उनके बारे में पढ़ना आसान हो जाता है अगर हम उन दोनों सिस्टम में से एक सिस्टम को हीट रिजर्वॉयर कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हीट रिजर्वॉयर को आप कितनी भी हीट दे दीजिए उसका तापमान नहीं बदलेगा। तो हम दो इंटरैक्टिंग सिस्टम्स कंसीडर कर रहे हैं, ए और ए डैश, जो कि जॉइंट सिस्टम ए स्टार के पार्ट हैं, और इसमें जो सिस्टम ए डैश है उसको हम हीट रिजर्वॉयर लेकर चल रहे हैं। अब अगर हमारा सिस्टम ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है ए डैश के, तो सिस्टम ए को किसी ith स्टेट में जिसकी की एनर्जी EI है उसमें पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें निकालनी है, जिसको हम P फंक्शन ऑफ EI से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं कि जो जॉइंट सिस्टम ए स्टार है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है जब तक वह आइसोलेटेड होता है। तो अगर हम ये कहें कि जो हमारा सिस्टम ए है वो ith एनर्जी स्टेट में है, तो उस केस में जो ए डैश सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या होगी? उसको आप लिख सकते हैं E डैश इक्वल टू E स्टार माइनस EI, क्योंकि टोटल एनर्जी E स्टार इज इक्वल टू EI प्लस E डैश। इसलिए इक्वेशन 1 हमें यहाँ से मिलती है E डैश इक्वल टू E स्टार माइनस EI। E स्टार आपके जॉइंट सिस्टम की टोटल एनर्जी है। अब अगर हम ये कहते हैं कि एनर्जी स्टेट ऑफ सिस्टम A इज डेफिनिट, then the number of accessible states of our joint system will be same as that of system A dash। अगर सिस्टम A की एनर्जी स्टेट डेफिनेट आपको पता है तो जो नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स जॉइंट सिस्टम का होगा वो वही होगा जो सिस्टम A डैश का होगा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? The probability of finding a system in one of the accessible state is directly proportional to the number of accessible states of, जो यहाँ पर क्या है, ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ E डैश ऑफ द जॉइंट सिस्टम A स्टार। तो ये हमें जो प्रिंसिपल है इक्वली प्रायोरी प्रोबेबिलिटी का वो बताता है कि किसी भी सिस्टम को किसी भी एसेसिबल स्टेट्स में पाए जाने की जो संभावना है वो नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स पर डिपेंड करेगी। तो इसलिए आपको यहाँ से एक रिलेशन मिलता है, PI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ E डैश, क्योंकि आपने सिस्टम A को डेफिनेट एनर्जी स्टेट में लेकर के हम चले हैं, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है जॉइंट सिस्टम की वो वही होगी जो कि नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स A डैश की हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो आप यहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, सो दैट PI इज इक्वल टू C डैश ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ E डैश। और इक्वेशन 1 से आप E डैश की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो आप
Pi को लिख सकते हैं C डैश ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ E स्टार माइनस EI। अब क्योंकि EI की जो वैल्यू है दैट इज मच मच स्मॉलर देन E स्टार और E डैश अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E स्टार होगा। तो इस कंडीशन में हम टेलर सीरीज का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं और जो फंक्शन है आपका ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ E स्टार माइनस EI उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ E स्टार माइनस EI will be equal to natural log of omega dash function of E star minus partial derivative with respect to E dash of natural log of omega dash E star times EI plus the higher order terms of EI। तो इसमें जो हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगी उनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि EI बहुत स्मॉल है, इसलिए नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा डैश E स्टार माइनस EI विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा डैश function of E star minus partial derivative with respect to E dash of natural log of omega dash E star times EI। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को बीटा की फॉर्म्स में रीराइट करें तो ये एक्सप्रेशन आपका बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा डैश E स्टार माइनस EI इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा डैश E स्टार माइनस बीटा टाइम्स EI because your beta is equal to partial derivative with respect to energy of natural log of omega dash E star। तो इसलिए यहाँ पर हमने बीटा को यूज़ किया है। तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ E स्टार माइनस EI इज इक्वल टू ओमेगा डैश E स्टार टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा टाइम्स EI। इक्वेशन 3 को अब आप अपनी इक्वेशन 2 में यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द ith एनर्जी स्टेट मिलती है C डैश ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ E स्टार टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स EI। और इसको हम लिख सकते हैं Pi इज इक्वल टू C एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा टाइम्स EI। तो इक्वेशन 4 हमें दे रही है कि जो प्रोबेबिलिटी है ith स्टेट में फाइंड करने की सिस्टम को वह एक्सपोनेंशियली पैरामीटर बीटा और एनर्जी ऑफ ith स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने कांस्टेंट C लिया है और कांस्टेंट C क्या है आपका C डैश इंटू ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ E स्टार। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट होगी क्योंकि ओमेगा डैश की वैल्यू EI के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए इसको आपने कांस्टेंट में लिया है। तो जो नया कांस्टेंट आपको मिला है वो ith स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको मिल रहा है, ये देख रहे हैं आप इक्वेशन 4 में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको मिल रहा है इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर कहा जाता है और इस प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा जाता है। तो जो जॉइंट सिस्टम ए स्टार है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेसिबल स्टेट्स इज अकॉर्डिंग टू रिलेशन गिवन बाय इक्वेशन 4, इस तरह के एंसेंबल को कैनोनिकल एंसेंबल कहा जाएगा। और आप यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं कैनोनिकल एंसेंबल को कि कैनोनिकल एंसेंबल कैन बी डिफाइंड एज कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टम्स विच आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ए हीट रिजर्वायर मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T and also in equilibrium, such that distribution of accessible states in each system of the ensemble takes place according to Pi is equal to C times exponential of minus beta EI। तो ऐसे सिस्टम कैनोनिकल एंसेंबल कहलाएंगे।
जो थर्मल कांटेक्ट में होते हैं हीट रिजर्वायर के, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है और इक्विलिब्रियम में होते हैं, और उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेसिबल स्टेट्स है हर सिस्टम का, वो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग होगा, Pi = C e⁻ बीटा EI। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये जो हमें यहाँ से रिजल्ट मिला है, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, जिसमें हमें बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी सिस्टम को किसी भी एसेसिबल स्टेट में पाए जाने की संभावना एक्सपोनेंशियल डिपेंड करती है पैरामीटर बीटा और एनर्जी ऑफ दैट ith स्टेट। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो कांस्टेंट C है उसकी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या कहती है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन एनी वन ऑफ द स्टेट्स इज 1। हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं तो होगा ही, तो इसलिए जब आप टोटल प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में इसको लिखते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी is the sum of probabilities over all the states and this is always equal to unity। तो इसलिए summation of I Pi is equal to 1। तो अगर आप इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में यूज़ करेंगे तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा summation I C times exponential of minus beta EI is equal to 1 और the constant C comes out to be equal to 1 over summation I e⁻ बीटा EI। इक्वेशन 6 हमें कांस्टेंट C की वैल्यू दे रही है, जो कि इनवर्स ऑफ समेशन ओवर I एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI के बराबर है। अब आप इस कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन 4 में रख दीजिए, तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा, द प्रोबेबिलिटी Pi इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI ओवर समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। इक्वेशन 7 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो हमारी हेल्प करता है टू फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम विच इज़ इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद हीट रिजर्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। तो किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।